हेलो गाइज, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पूर्ति एवं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ति क्या है या पूर्ति से क्या आशय है। लेकिन इससे पहले आप यह जान लीजिए कि पूर्ति एक उत्पादक के द्वारा की जाती है। मांग वाले आप चैप्टर में आपने देखा था ना, जिस तरीके से मांग एक उपभोक्ता के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से पूर्ति एक उत्पादक के द्वारा की जाती है। अब यहाँ मान लीजिए कि आप किसी फर्म के मालिक हैं या आप एक उद्योगपति हैं और आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो आप वस्तुओं का उत्पादन जब करेंगे तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? आपका मुख्य लक्ष्य होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, अधिकतम लाभ की प्राप्ति। यही मुख्य लक्ष्य होगा आपका, यही एक उद्देश्य होगा जिसके लिए आप वस्तु का उत्पादन करेंगे। आपको अधिक से अधिक लाभ कब मिलेगा? जब वस्तुओं की कीमत अधिक होगी। वस्तुओं की कीमत कैसे होगी? अधिक होगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जब वस्तुओं की कीमत अधिक होगी तो एक उत्पादक अपनी वस्तुओं की अधिक से अधिक पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्ति और कीमत दोनों में सीधा संबंध है। मांग वाले चैप्टर में देखा था कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है, लेकिन पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध होता है, क्योंकि एक उत्पादक अपनी वस्तु की पूर्ति तभी करेगा जब उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ति क्या है। चलिए अब समझते हैं पूर्ति का आशय। किसी वस्तु की पूर्ति से आशय वस्तु की उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो एक उत्पादक, आप उत्पादक हैं, आप वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप एक उत्पादक हैं। एक उत्पादक अपनी वस्तु को बाजार में बेचने के लिए तैयार हो रहा है। कब? एक निश्चित समय पर, एक विशेष कीमत पर। तो क्या हो जाएगा? वह पूर्ति हो जाएगी। ठीक, तो एक उत्पादक के द्वारा निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर अपनी वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता ही क्या कहलाएगी? पूर्ति कहलाएगी। ठीक, अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। आज बाजार में 300 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर 1000 क्विंटल गेहूं की पूर्ति है। आज बाजार इस समय को इंगित कर रहा है। 300 रुपये प्रति क्विंटल ये आपकी कीमत को बता रहा है और 1000 क्विंटल गेहूं की पूर्ति ये मात्रा को बता रहा है। 3 चीज़ें हो गई। सबसे पहला समय, कीमत और पूर्ति या मात्रा, वस्तु की मात्रा। ये तीनों चीज मिलके क्या होगी? पूर्ति को, बाजार में पूर्ति की जाएगी। अब यहाँ पर हम एक परिभाषा देख लेते हैं कि प्रोफेसर बेनहम ने क्या कहा है। प्रोफेसर बेनहम के अनुसार पूर्ति का आशय वस्तु की उस मात्रा से है जिसे प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बेनहम भी कह रहे हैं कि वस्तु की वह मात्रा जो किसी समय विशेष पर बेचने के लिए तैयार की जाती है। पूर्ति और स्टॉक। पूर्ति, कई बार पूर्ति और स्टॉक को एक ही मान लिया जाता है। माना जाता है कि पूर्ति ही स्टॉक है, स्टॉक ही पूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टॉक क्या है। स्टॉक जिसे आप लोग भंडार कहते हैं, भंडार कह सकते हैं ना, भंडार करके रख लिया जाता है ना, सामान भंडारण करके रखा जाता है। तो स्टॉक करना, स्टोर करके रख लेना। तो किसी वस्तु की कुल मात्रा से होता है जो एक उत्पादक के पास होती है। तो स्टॉक क्या कहलाया? स्टॉक कुल मात्रा कहलाई। कोई भी वस्तु जो होती है, मान लीजिए आप एक खेत के मालिक हैं, आपके खेत में जो भी गेहूं उत्पादन हुआ, ठीक, तो पूरा गेहूं क्या हो गया? आपका स्टॉक हो गया। पूरा गेहूं जो जितना, मान लीजिए 100 बोरे गेहूं का उत्पादन हुआ, तो 100 बोरे गेहूं क्या हो गया? आपका भंडार हो गया। भंडारण कर लिया आपने, स्टोर करके रख लिया, है ना, तो वो स्टॉक कहला गया। अभी इसी स्टॉक में से
इसी स्टॉक में से हम क्या करेंगे, बाजार पर एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर वस्तु या गेहूं को बेचने के लिए बाजार में ले जाएंगे तो वो पूर्ति हो जाएगी। देख लेते हैं कि वस्तु की वह मात्रा जो वास्तव में बाजार में निश्चित कीमत निश्चित समय पर उत्पादक द्वारा बेची जाती है पूर्ति कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप कि ये पूरा कुल हो गया, ये कुल मात्रा हो गई आपके इस खेत में गेहूं की जो उत्पादन आपने किया इस पूरे खेत पे किया। ठीक, तो ये पूरा स्टॉक हो गया। इस स्टॉक में से इतनी मात्रा आप निकाल दीजिए, एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर, है ना, बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये क्या हो गई, पूर्ति हो गई। क्लियर होगा? चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक के लिए कीमत बताना जरूरी नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टॉक के लिए कीमत बताना जरूरी नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अभी आपने क्या किया था, गेहूं उत्पादन हुआ था ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आज जो कीमत है तो उस कीमत पर हम सारा का सारा गेहूं उठा के बेच दें। ठीक, हो सकता है हम थोड़ी सी मात्रा को क्या करेंगे, थोड़ी सी मात्रा को आज बाजार में जाके बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, पूरा स्टॉक हम नहीं बेचेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो बाकी बचा हुआ है तो क्या उसकी कीमत आप बोल देंगे कि आज जितने मैं वो है जितनी कीमत पे वह बिक रहा है उसकी कीमत वही है? नहीं ना, आगे चल के हो सकता है आपकी गेहूं की कीमत बढ़ जाए। तो गेहूं की जो कीमत बढ़ जाएगी तब आप उसकी पूर्ति करेंगे। तो एक निश्चित कीमत नहीं बता सकते स्टॉक की। अब पूर्ति में क्या होता है, पूर्ति में एक निश्चित कीमत निश्चित समय बताना पड़ता है, क्योंकि हम एक निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर उस वस्तु को बाजार में बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्टॉक क्या है, एक विस्तृत शब्द है। अभी आपने देखा था ना, स्टॉक कुल मात्रा होती है, तो स्टॉक कैसा हो गया, एक विस्तृत शब्द हो गया। और पूर्ति एक संकुचित धारणा है। तो पूर्ति आपने देखा था कि कुल में से कुछ मात्रा को हमने क्या किया था, यहाँ पर निकाल दिया था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी संकुचित धारणा हो गई। किसकी? पूर्ति की एक संकुचित धारणा हो गई। इसे हम उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक गेहूं विक्रेता हैं। ठीक, तो आप एक गेहूं विक्रेता हैं और आपके पास 6000 क्विंटल गेहूं है। तो ये 6000 क्या हो गया, ये 6000 आपका क्या हो गया, एक स्टॉक कहलाएगा। ठीक, ये 6000 आपका क्या हो गया, एक स्टॉक कहलाएगा। और इस 6000 क्विंटल गेहूं में से आप 2000 क्विंटल गेहूं क्या कर रहे हैं, बाजार में बेचने के लिए तैयार हो गए। अब जब आप बाजार में इसको बेचने के लिए तैयार हो गए तो ये क्या हो गया, पूर्ति हो गई। ठीक, इस तरीके से स्टॉक और पूर्ति में अंतर देख सकते हैं। इसके बाद है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, क्योंकि जो तत्व पूर्ति को प्रभावित करेंगे या जो घटक या जो कारक पूर्ति को प्रभावित करेंगे तो उससे क्या होगा, कभी पूर्ति घटेगी कभी पूर्ति बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्पादन के साधन या आगत की कीमत। क्या मतलब है इसका? उत्पादन के साधन, आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। आप गेहूं का उत्पादन करेंगे तो कहाँ करेंगे, छत पे तो नहीं करेंगे ना, आकाश पे तो नहीं करेंगे ना, हाँ उसके लिए खेत चाहिए ना। तो उसके लिए एक खेत चाहिए, एक स्पेस चाहिए, एक लैंड चाहिए, तो वहाँ पर आप गेहूं का उत्पादन करेंगे। अब मान लीजिए उस लैंड की कीमत बढ़ जाए या आप किराए से लिए हैं, आप किसी भूमि को किराए से लिए, आप खेत को किराए से लिए हैं, तो उसका किराया बढ़ जाए। तो किराया बढ़ने से क्या होगा, आपकी लागत क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा भी उत्पादन में क्या है, आपका बीज हो जाएगा और भी अदर चीज़ें होंगी जो आपकी खेती के काम में आती हैं। तो उन सब की कीमत यदि बढ़ जाती है तो आपकी लागत क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी, है ना। यदि यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप एक उद्योगपति हैं और आप अपने उद्योग में किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। उस वस्तु के उत्पादन में तो जो मशीनरी वगैरह लगी होंगी, जो मशीनें वगैरह लगी होंगी, वो क्या हो जाए, अगर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो आपकी उत्पादन की जो आप वस्तु उत्पादित कर रहे हैं उस वस्तु की लागत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से जब उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी तो आप क्या करेंगे, पूर्ति को कम कर देंगे। आप पूर्ति को क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना। और पूर्ति कम हो जाएगी
अब ये इसी तरीके से यदि उत्पादन लागत घट जाए उत्पादन लागत क्या हो जाए, घट जाए, तो आप क्या करेंगे, पूर्ति को, आपकी उत्पादन लागत घटेगी, कम लागत आ रही है तो आप पूर्ति को बढ़ा देंगे। दूसरा कारण है अन्य वस्तु की कीमत। अन्य वस्तु आपने मांग वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ था, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। ठीक, तो यहाँ पर भी वही वस्तुएं हैं। मान लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं अपन चाय और कॉफ़ी का ही। मान लेते हैं कि चाय की कीमत बढ़ गई और कॉफ़ी की कीमत यथास्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जब कॉफ़ी की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और चाय की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, अब आप यहाँ उत्पादक हैं, आप उत्पादक हैं और कीमत बढ़ने पर आपको लाभ होना है, कीमत बढ़ने पर क्या होना है, लाभ होना है। तो आप क्या करेंगे, जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की पूर्ति करना चाहेंगे, उस वस्तु को बाजार में बेचना चाहेंगे। तो आप किसे बेचना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाय को बेचना चाहेंगे, चाय की पूर्ति करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य वस्तु की जो कीमतें भी होती हैं वो पूर्ति को प्रभावित करती हैं। तीसरा जो तत्व है वो वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत जो होती है कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, परिवर्तन होता रहे, तो उससे भी क्या होता है कि वस्तु की कीमतें पूर्ति क्या होती है, प्रभावित होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अन्य बातें यथास्थिर रहें, और भी जो बातें होती हैं वो यथास्थिर रहें, वस्तु की ऊंची कीमत होने पर, मतलब ऊंची कीमत होने से क्या मतलब है, वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति कैसी होगी, अधिक होगी। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप एक उत्पादक हैं और उत्पादक क्या चाहता है कि कीमत बढ़े, कीमत बढ़े, कीमत बढ़ेगी तो उसको लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वह क्या करेगा, उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देगा। लेकिन यदि वस्तु की कीमत क्या हो रही है, घट रही है, तो वह विक्रेता या वह उत्पादक वस्तु की पूर्ति को कम कर देगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत भी पूर्ति को प्रभावित करती है। अब देखिए नंबर 4 है आपका उत्पादक के या फर्म के क्या लक्ष्य हैं। उत्पादक, आप एक उत्पादक हैं, अभी मैंने बताया ना कि आप एक, मान के चलिए इस पूरे चैप्टर में आपको मानना है कि आप एक उत्पादक हैं। तो एक उत्पादक है या एक जो फर्म का मालिक है, उसका क्या लक्ष्य होता है, उसका लक्ष्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कब कमाएगा वो, जब कीमत अधिक बढ़ेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की पूर्ति, कीमत कम होने पर भी वस्तु की पूर्ति क्या होता है, वह अधिक करता है, क्योंकि वह विभिन्न अलग अलग कीमतों पर वस्तु की वो पूर्ति करेगा अलग अलग बाजारों में। क्यों, ताकि उसका मार्केट फैले, उसकी, है ना, उसकी जो वस्तु है वो अलग अलग मार्केट में पहुँचे और उसकी वस्तु बिके, तो उस वस्तु की वह ज़्यादा पूर्ति करता है। अब उत्पादन की तकनीक से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, तकनीक, टेक्नोलॉजी, है ना। यदि नई नई तकनीकी जानकारी होगी, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं उत्पादन की, हमारे पास नई नई तकनीक होगी तो हम पूर्ति क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं, अधिक से अधिक पूर्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नई नई तकनीक भी उत्पादन की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ देखते हैं प्राकृतिक तत्व कौन से हैं। कुछ प्राकृतिक तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अच्छे समय पर वर्षा हो जाए, सिंचाई के अच्छे साधन हों, अच्छे बीज उपलब्ध हों, तो इस तरीके से सब कुछ अच्छा रहा तो हमारा उत्पादन कैसा होगा, उत्पादन भी अधिक होगा। तो उत्पादन अधिक होगा मतलब पूर्ति अधिक होगी, यहाँ पर पूर्ति बढ़ जाएगी। लेकिन इसके ठीक अपोजिट हो, इसके ठीक विपरीत हो, जैसे बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, कोई बीमारी फैल जाए, है ना, तो इन सब में क्या होगा, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कर नीति। कर नीति कैसी होनी चाहिए, यदि सरकार की जो कर नीति है वो सरकार वस्तुओं पर अधिक कर लगाएगी तो लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी तो एक उत्पादक क्या करेगा, वस्तु की पूर्ति कम कर देगा। कर कम होगा, लागत कम होगी, लागत कम होगी तो एक उत्पादक क्या करेगा, अपनी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा। इसके बाद है नंबर 8 औद्योगिक
शांति। औद्योगिक शांति से तात्पर्य है या औद्योगिक शांति से मतलब यह है कि यदि एक फर्म मालिक और या उद्योगपति है और उसके श्रमिकों के बीच में आपसी तालमेल अच्छा है, किसी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं हो रही, कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है, काम कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या होगा, पूर्ति लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि बिल्कुल इसके अपोजिट हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है, स्ट्राइक ज़्यादा हो रही हैं, हड़तालें ज़्यादा हो रही हैं, तो काम बंद रहेगा, है ना, मिल वगैरह बंद रहेगी, काम ही नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो वस्तु की पूर्ति नहीं होगी। तो औद्योगिक शांति भी पूर्ति को प्रभावित करने वाले एक तत्व में से आती है। फिर है आपका परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन और संचार के साधन अगर उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर पूर्ति भी अधिक हो जाएगी। हमारे पास यदि परिवहन के साधन है या यातायात के साधन हैं तो हम अपना मटेरियल विदेशों में भेज सकते हैं, दूसरे देशों में भेज सकते हैं, वहाँ से आयात कर सकते हैं, निर्यात कर सकते हैं। आयात निर्यात करेंगे तो पूर्ति भी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से यदि परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध हैं तो पूर्ति भी प्रभावित होगी। और आखिरी है, लास्ट है आपका फर्मों की संख्या। यदि फर्मों की संख्या बाजार में ज़्यादा होगी तो वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्ति को कौन कौन से तत्व या कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि पूर्ति की तालिका क्या है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्ते।